विवेचना में आज किस तरह तूफानों और बगावत का सामना करते हुए वास्को ड गामा ने रखा था भारत में कदम। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। जब कोलंबस भारत की खोज करते करते अमेरिका पहुंच गए तो उनकी देखा देखी पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने जल मार्ग के जरिए केप ऑफ गुड होप होकर भारत पहुंचने का बीड़ा उठाया। राजा ने इस काम के लिए 3 बड़े जहाज बनाने का आदेश दिया, लेकिन तभी वो बीमार पड़ गए और इससे पहले कि भारत की ढूंढने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो पाती, उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन उनके वारिस इमैनुअल में भी भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूत था। उन्होंने इस मुहिम के कमांडर के तौर पर वास्को ड गामा को चुना। गामा ने अपने साथ जाने वाले 2 जहाजों के कमांडर के तौर पर अपने भाई पाउलो और दोस्त निकोलस कोएले को चुना। सन 1497 को 25 मार्च रविवार की एक सुबह लिस्बन की सड़कों पर लोगों का हजूम निकल आया था। उस दिन कुछ बड़ा, कुछ असामान्य होने वाला था। एक चौक में स्थित गिरजाघर में अपने मंत्रियों से घिरे पुर्तगाल के राजा और रानी बैठे हुए थे। उनके सामने एक पर्दा लगा हुआ था। गिरजाघर के बिशप वास्को ड गामा के अभियान के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, पुर्तगाल के राजा इमैनुअल पर्दे से बाहर आए। तीनों जहाजों के कमांडरों ने घुटने के बल बैठकर उनका अभिवादन किया। जैसे ही जहाज ने बंदरगाह छोड़ा, वहां मौजूद लोगों ने हाथ हिला हिलाकर वास्को ड गामा का अभिवादन किया। जवाब में डेक पर खड़े गामा और उनके साथियों ने भी हाथ हिलाए। क्योंकि पहले दिन हवा खिलाफ चल रही थी, इसलिए वास्को ड गामा के जहाज लिस्बन से कुछ दूर बेलेम तक ही पहुंच पाए। तीसरे दिन हवा ने अपना रुख बदला और गामा का बेड़ा तेजी से अपने अभियान पर चल पड़ा। जॉर्ज एम टोले अपनी किताब द वॉयजेस एंड एडवेंचर्स ऑफ वास्को ड गामा में लिखते हैं, तीनों जहाज साथ साथ चल रहे थे। वो इतने करीब होते थे कि उनके कमांडर डेक पर खड़े होकर एक दूसरे से बात कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने कनारी द्वीप को पार किया, एक बहुत बड़े तूफान से उनका सामना हुआ। जब लहरें शांत हुईं तो वास्को ड गामा के पोत सैन राफेल का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन पाउलो और कोएलो ने केप वर्डे द्वीप की तरफ आगे बढ़ना जारी रखा। जब वो लोग केप वर्डे पहुंचे तो वहां वास्को ड गामा के पोत को खड़े देख उनकी जान में जान आई। उन्होंने बिगुल बजाकर और तोप के गोले छोड़कर इस मिलन का स्वागत किया। जब गामा आगे बढ़े तो एक दिन अचानक एक और बड़ा समुद्री तूफान आया। तूफान इतना बड़ा था कि पोत के डेक पर पानी भर गया। इतनी तेज हवा चल रही थी कि उड़ जाने के डर से गामा के नाविकों ने अपने आप को मस्तूलों से रस्सी से बांध लिया। जहाज इतनी आवाज कर रहे थे कि लग रहा था कि किसी भी क्षण उनके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। नाविक इतना घबरा गए कि उन्होंने वास्को ड गामा से वापस पुर्तगाल लौट चलने की अपील की, लेकिन गामा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, हम या तो भारत जाएंगे या यहीं मरेंगे। संजय सुब्रमण्यम अपनी किताब द करियर एंड लेजेंड ऑफ वास्को ड गामा में लिखते हैं, जब तूफान थोड़ा थमा तो तीनों जहाज साथ साथ चलने लगे। सैन राफेल के नाविक सैन गैब्रियल और सैन मिगुएल के अपने साथियों को भड़काने लगे कि वो अपने कमांडरों का आदेश न माने। वास्को ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए सभी विद्रोहियों को बंदी बना लिया और कहा
कि जब तक वो वापस पुर्तगाल नहीं पहुंच जाते उन्हें जंजीरों और बेड़ियों से बांध कर रखा जाएगा। वास्को के इस कदम ने विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया। इस तूफान ने तीनों जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उनमें कई जगह छेद हो गए थे। जहाज पर पीने के पानी की बहुत कमी हो गई थी और रसोइयों को खाना बनाने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसके 10 दिनों बाद वास्को का बेड़ा एक नदी के मुहाने पर पहुंचा। यहां पर वास्को ने बेड़ा डालने का फैसला किया। तीनों जहाजों का बारीकी से मुआयना किया गया। पता चला कि सेंट मिगुएल अब आगे जाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसे वहीं छोड़कर उसके नाविकों को बाकी 2 जहाजों में शिफ्ट किया गया। मार्च के अंत में वास्को ने मोजाम्बिक के बंदरगाह पर लंगर डाला, लेकिन वहां के शेख के विरोधी रवैये को देखते हुए वास्को ड गामा ने आगे बढ़ने का फैसला किया। तट के साथ चलते हुए वास्को ड गामा मेलिंदा पहुंचे, जहां के राजा और लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब वास्को ने उनसे आगे बढ़ने की इजाजत मांगी तो राजा ने कहा कि उन्हें यहां अगले 3 महीनों तक इंतजार करना होगा, तब जाकर अनुकूल समुद्री हवाएं चलेंगी और वो भारत की तरफ बढ़ सकेंगे। वास्को ने इस समय का इस्तेमाल अपने जहाजों की मरम्मत करने में लगाया। जहाज में ताज़ा पानी की खेप लाई गई और जहाजों को खाने की चीज़ों, गोश्त, सब्जियों और फलों से भर दिया गया ताकि आने वाले दिनों में उनका इस्तेमाल किया जा सके। 19 दिनों के बाद एक सुबह मेलिंदा से आए एक पायलट ने गामा के सामने आकर कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि हम भारत के तट के बहुत नज़दीक हैं। हो सकता है कि हमें कल सुबह तक भूमि के दर्शन हो जाएं। उस रात वास्को ड गामा सो नहीं सके। जॉर्ज एम टोले लिखते हैं, सुबह तड़के वो अपने साथियों के साथ जहाज के डेक पर आ गए। उनकी निगाहें पूर्व की तरफ लगी हुई थी ताकि वो भूमि की पहली झलक पा सके। तभी लोगों का शोर सुनाई दिया, भूमि भूमि भूमि। एक क्षण बाद जहाज के पायलट ने वास्को के सामने सिर झुकाया और अपनी कांपती हुई उंगलियों से पूर्व की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन, वो रही भारत भूमि। वहां मौजूद नाविकों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वास्को ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। उनके साथियों ने उनका अनुसरण किया। उधर जब तट पर मौजूद लोगों ने जहाजों को लंगर डालते हुए देखा तो कुछ मछुआरे अपनी नावों में उनके पास चले आए। उन्होंने उन्हें बताया कि कालीकट वहां से 12 मील दक्षिण में है। गामा को दूर से ही कालीकट के गुंबद और मीनारें नजर आ गईं। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, कई नौकाओं ने गामा के 2 जहाजों को घेर लिया। वो ये जानने के लिए बहुत आतुर थे कि वो लोग कौन हैं और उनका यहां आने का मकसद क्या है। उन नौकाओं में कुछ नौकाएं मछुआरों की थी। वास्को ड गामा ने उन्हें देखते ही उनकी मछलियां खरीदने की पेशकश कर डाली। कुछ अजनबियों के कालीकट पहुंचने की खबर वहां के राजा जमोरिन तक पहुंची। कई दिनों की मंत्रणा के बाद तय हुआ कि वास्को ड गामा कालीकट के राजा जमोरिन से मिलने जाएंगे। वो उन्हें भेंट देने के लिए अपने साथ लाल कपड़ा, मखमल, पीले साटन का कपड़ा, 50 टोपियां, 50 हाथी दांत के हत्थे वाले चाकू और ब्रोकेट के कपड़े से मढ़ी हुई एक कुर्सी लेकर गए। संजय सुब्रमण्यम लिखते हैं, वास्को ड गामा ने नीले साटन का कपड़े की एक ट्यूनिक पहन रखी थी। उनकी कमर में बंधी बेल्ट से सोने के हत्थे वाली कटार लटक रही थी। उनके सिर पर नीले रंग की मखमल की टोपी थी जिसमें सफेद रंग का एक पंख लगा हुआ था। उनके आगे आगे उनके 12 गार्ड चल रहे थे। जब वास्को ड गामा जमोरिन के सामने पहुंचे तो उन्होंने उनके सामने 3 बार
अपना सिर झुकाया। ज़मोरिन ने अपने बगल में रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए गामा को उस पर बैठने के लिए कहा। फिर उनके सामने खाने के लिए अंजीर, केले और कटहल लाए गए। फल खाने के बाद पुर्तगाली लोगों को प्यास लगी। जॉर्ज एम टोले लिखते हैं, उनसे कहा गया कि वो लोटे को अपने होंठ से लगाए बिना पानी पिए। उनके हाथों में चुल्लू में पानी डाला गया जिसे उन्होंने पिया। जब पुर्तगाली ऐसा कर रहे थे तो कुछ के गले में पानी फंस गया और उन्होंने उसे अपने कपड़ों पर गिरा लिया। ये दृश्य देखते ही ज़मोरिन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वास्को ने दुभाषिए के जरिए ज़मोरिन से अनुरोध किया कि वो उस कुर्सी पर बैठें जो वो उनके लिए लाए थे। वास्को ने ज़मोरिन को संबोधित करते हुए कहा, आप महान हैं और यहाँ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं। सब आपके कदमों के नीचे हैं। पुर्तगाल के राजा ने आपकी शान के किस्से सुने हैं और उन्होंने आपकी दोस्ती पाने के लिए मेरे जरिए संदेश भेजा है। ज़मोरिन ने इसका जवाब देते हुए कहा, आपको यहां से वो सारे सामान ले जाने की अनुमति है जिसके लिए आप यहां आए हैं। आपके लोग शहर के बीच जाकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। उनको किसी तरह से तंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद ज़मोरिन ने वास्को ड गामा से कई सवाल पूछे, जैसे पुर्तगाल यहां से कितनी दूर है, उनका देश कितना बड़ा है, वहां क्या क्या पैदा होता है, उनके पास कितने जहाज हैं और उनकी सेना कितनी बड़ी है। वास्को ड गामा ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए। कालीकट में कुछ महीने रहने के बाद नवंबर 1498 में वास्को ड गामा ने वापस पुर्तगाल का रुख किया। तब तक वास्को को पुर्तगाल छोड़े 19 महीने बीत चुके थे। कालीकट से गामा गोवा गए। यहां पर रात में वास्को ड गामा के जहाज़ों पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वास्को के साथियों ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। पुर्तगाल की वापसी के रास्ते में वास्को ड गामा एक बार फिर मेलिंदा में रुके, जहां के राजा ने एक बार फिर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां 12 दिन रुकने के बाद गामा आगे पुर्तगाल की तरफ बढ़े। जब उनका जहाज केप वर्डे पहुंचा, गामा के भाई पाओलो बीमार पड़ गए। अगले दिन वहीं उनकी मौत हो गई। उनके दुखी भाई गामा ने वहीं उनका अंतिम संस्कार किया। गामा के पुर्तगाल पहुंचने से पहले ही उनके सफल अभियान की खबर वहां पहुंच चुकी थी। जब वास्को ड गामा लिस्बन पहुंचे तो पूरा शहर उनके सम्मान में वहां खड़ा था। जैसे ही उनका जहाज नजदीक आया, बंदरगाह से तोप का गोला दागकर उनका स्वागत किया गया। जब वास्को पोत से उतरे तो लोगों ने नोट किया कि उनकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। जब वो राजमहल पहुंचे तो राजा इमैनुअल ने कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत किया। गामा ने घुटनों के बल बैठकर राजा के हाथ चूमे, लेकिन इमैनुअल ने उन्हें उठाकर अपने गले लगा लिया। वास्को ड गामा की यात्रा 25 मार्च 1497 से 28 सितंबर 1499 यानी करीब 2.5 साल तक चली। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो उनके दल में 100 सदस्य थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके साथ सिर्फ 1/3 लोग बचे थे। जब उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो उनका पोत बिल्कुल नया था, लेकिन जब वो लौटा तो बहुत पुराना पड़ चुका था और इस तरह की यात्रा के लिए अनुपयुक्त हो चुका था। वास्को ड गामा के दल के सदस्यों को इनाम में काफी धन दिया गया और उन्हें अपनी पत्नियों के लिए 5 किलो मसाले ले जाने दिए गए। मारे गए नाविकों के परिवार वालों को उनका पूरा वेतन और भारत से लाए गए सामान का हिस्सा मिला। वास्को ड गामा को राजा इमैनुअल ने डॉन की उपाधि दी और उनको हर साल करीब $1000 की पेंशन स्वीकृत की गई। धीरे धीरे
उनकी प्रसिद्धि पूरे यूरोप में फैल गई। उनको कोलंबस का समकक्ष माने जाने लगा और वो अपने देश के गौरव और आदर्श बन गए। सन 1502 में वो एक बार फिर कालीकट गए। सन 1524 में उन्हें वायसराय के ओहदे के साथ कालीकट भेजा गया। इसी साल कोचीन में उनका निधन हुआ। 14 वर्ष बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके देश ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें वहां दफनाया गया। रेहान फजल, BBC दिल्ली।